Very good morning, dear students. Today we are going to discuss a topic: settlement of account on dissolution. Some accounts are available at the time of dissolution of a partnership firm. Actually, students, your business, your firms are going to close down. अभी ये बंद होने जा रही है. There are some unpaid balance, there are some outstanding balance, there are some outside liabilities that may be remain for the payment. तो अब उनको आपको पेमेंट करना है. एंड फॉर द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटीज यू हैव अ नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड वेयर इट विल बी जनरेट. कहाँ से ये चीज़ें आएंगी, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से कैश आएंगे, उन कैश को कैसे हम डिपॉजिट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को पेड करेंगे, किसी का पेमेंट कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे. चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स व्हेन योर फर्म इज गोइंग टू क्लोज डाउन. ठीक है. In this case, your business will be closed down and your business will not be continuing in future. Now, all the partners are ready to dissolve the firm. So, in the last video, you have a clear understanding about the dissolution of partnership firm and dissolution of partnership. ठीक है. तो वहाँ वो चीज़ें आपने सीखी थी. Today, what is new? So, settlement of account on dissolution. अगर उस समय बैलेंसेज है, उसमें लॉसेज है, उसमें प्रॉफिट है, तो किस प्रॉफिट का बंटवारा किस तरीके से हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, कौन से एक्सपेंसेस, कौन से लोन, कौन सा पेमेंट पहले किया जाएगा, किसकी प्रीलिमिनरी, किसकी जो है राइट्स पहले बनते हैं, कौन बाद में किया जाएगा, किसको जो फर्स्ट पेमेंट करेंगे आप, किसको बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. चूंकि फर्म आपकी ब्रेक होने जा रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, सो आपके दिमाग में होना चाहिए स्टूडेंट कि जब भी हमारी फर्म डिसॉल्व करेगी तो फर्म की कुछ ना कुछ क्या होगी, बैलेंस शीट होगी. ये बात दिमाग में रखिएगा. फर्म, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं कि फर्म के ऊपर लाके जेसीबी ऐसे चढ़ा दिया और कह दिया कि जो है डिसोल्यूशन हो गया. इसका मतलब ये नहीं है. यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कुछ असेट्स होंगे. किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की. तो द लाइबिलिटीज that you have to pay in future, you have a understanding about the liabilities, what is liabilities, and the resources about the assets. तो यहाँ पे जो भी resources हैं, जो भी assets, आप जो भी liability आपको पे करनी है, तो उसी की रिगार्डिंग आपको जो सेटल करना है अकाउंट को, या तो assets को बेच करके पैसा लाइए, अदरवाइज पार्टनर इज आल्सो liable to pay the debt of the firms. ठीक है. Now, student, in the class 11th you have also studied about the partnership, nature of the partner. ठीक है. क्लास 12th में भी फंडामेंटल के चैप्टर में अच्छे से बताया गया है कि पार्टनर का नेचर क्या होता है कि if the partner is not able to pay the debt of the firm, then his personal property can be used for the recovery of the debt. So here that terminology can be used. ध्यान से देखिए. फर्स्ट स्टेप 1, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन. पहले आप ऐसे ऊपर जान लीजिए क्या होता है. इफ देयर आर एनी लॉसेस अवेलेबल, अगर कोई लॉस है, कोई बहुत बड़ा लॉस अवेलेबल है जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, तो वो पेड ऑफ किया जाएगा. कैसे पेड ऑफ किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लॉसेस विल बी रिकवर बाय द प्रॉफिट्स. कैसे रिकवर किया जाएगा? प्रॉफिट से रिकवर किया जाएगा. इफ इन द बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इफ देयर इज अ रिजर्व, इफ देयर इज अ प्रॉफिट आर अवेलेबल व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हिच आर नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. कुछ ऐसे रिजर्व, कुछ ऐसे प्रॉफिट बना करके आपने रखा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो लॉसेस की कंडीशन में अगर कोई लॉसेस है तो सबसे पहला उसका जो पेमेंट होगा वो कहां से होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट से होगा. एंड आफ्टर दैट इफ the profit is not sufficient to recover that loss, that amount, अगर उस लॉस को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, then the remaining balance will be recovered by the capital of the partner. Partner's capital will be decreased till the amount of losses because partner is liable to pay the debt. You know student, that's why it is called that partner's liability is unlimited. ठीक है. Unlimited liability means ही यही होता है कि अगर फर्म पे नहीं कर पा रहा है तो आप पे करिए. ठीक है. इसके बाद है आउट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. If the partners capital is not able to recover the losses, ठीक है, अगर पार्टनर्स के कैपिटल भी उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम एग्जांपल ले लें कि किसी फर्म में 10 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, किसी भी कारण से हो गया हो, और पार्टनर्स का कैपिटल अगर देखा जाए तो वो सिर्फ तीनों चारों पार्टनर का मिला करके सिर्फ कितना था? 2 लाख रुपए था. तो आपको दिमाग में है कि हम सबसे पहले प्रॉफिट से कुछ रिकवर करेंगे, कुछ 2 लाख रुपए से रिकवर करेंगे, बट आउट ऑफ टोटल पेमेंट द अमाउंट ऑफ लॉस 10 लाख, दैट वाज वेरी हायर कंपेयर टू प्रॉफिट, कंपेयर टू कैपिटल. देन द रिमेनिंग बैलेंस विल बी रिकवर बाय द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है. वो पर्सनल प्रॉपर्टी जो उनकी पार्टनर्स की होगी, डजंट मैटर, दे हैव अ लैंड, दे हैव अ बिल्डिंग, उनके हिसाब से वो जो है पर्सनल प्रॉपर्टी जो उनकी ले ली जाएगी. लेकिन किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पर्सनल प्रॉपर्टी किसकी हो सकता है? ए के पास 20,000 रुपए की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, बी के पास 40 की हो, सी के पास 30 की हो. तो ऐसा नहीं होता है. जिस रेशियो में पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी रेशियो में उनसे प्रॉफिट, उनकी प्रॉपर्टी भी जो है
टेकन ओवर की जाती है। ठीक है, सपोज दैट अगर फर्म को जो है लॉस के तौर पे सब कुछ देने के बाद भी अगर सपोज कर लो कि 2 लाख रुपए के भी रिकवरी करना बाकी है, तो इस 2 लाख रुपए को पीएसआर में बांट देंगे, जिसके हिस्से में जितना आएगा दे हैव टू पे दैट अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ द लॉसेस ऑफ द फर्म्स। ठीक है, सो ये ऊपर का समझ लिया, अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया तो पहले उसको हम प्रॉफिट से रिकवर करेंगे इफ द प्रॉफिट और रिजर्व इज अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट, out of capital, firm's capital in the partnership, there are partners given capital to the firm, that capital will be used for the recovery of the loss. Second, if that capital is not enough to recovery of the debt, to recovery of the loss, then his personal property can be used for the recovery of the loss in the ratio of profit sharing. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो था उसी के हिसाब से करेंगे। स्टेप 2 है कि सर हमें तो ये चीजें समझ में आ रही है कि देयर आर लाइबिलिटीज आर पॉसिबल, दैट लाइबिलिटी द पार्टनर्स हैव टू पे, बट देयर आर असेट्स कैन बी आल्सो पॉसिबल। इन द केस देयर आर मे बी लैंड, देयर मे बी लैंड, बिल्डिंग, देयर मे बी मशीनरी, फर्नीचर, सो दैट असेट्स कैन बी सेल। वो कबाड़ के मूल्य में ही बेच दिया जाए, किसी के बेच दिया, किसी भी तरीके से बेच दिया जाए, बट देयर आर चांसेस टू रिकवर सम कैश, सम अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ द डेब्ट, बिकॉज दैट इज योर रिसोर्सेज टू फुलफिल द डेब्ट या फुलफिल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सो स्टूडेंट, अगर हम प्रॉपर्टीज को सेल आउट करते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर असेट्स की बात कर रहे हैं। अब असेट्स में क्या क्या बिक सकता है, क्या क्या नहीं बिक सकता, आगे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके काउंटर में कैश 20,000 का रखा हुआ है तो आपने वही 20,000 लगा करके मार्केट में पाव भर करके या जो है 250 ग्राम या आधा किलो करके बेच देंगे। आप कैश तो बेच नहीं पाएंगे। तो कुछ चीजें बिक सकती है, कुछ नहीं बिक सकती, कुछ तो इतनी लिक्विड होती है जो सीधे कैश का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो उसको हम नहीं बेचेंगे, तो उसके लिए आपको जो है अगले अभी अकाउंटिंग प्रोसीजर में जब हम बताएंगे तो वहां हम आपको क्लियर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इफ सम अमाउंट इज रियलाइज्ड फॉर द सेलिंग ऑफ द असेट्स। अब ये रियलाइज्ड वर्ड क्यों हो रहा है, सेल क्यों नहीं हो रहा है? रियलाइज्ड का मतलब होता है वसूल करना। ठीक है, वसूल करना का मतलब कि द प्रॉपर्टी विच द फर्म्स हैव, अगर जो फर्म के पास प्रॉपर्टी थी, जो फर्म्स के पास असेट्स थे, दैट असेट्स मे बी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डजंट मैटर व्हाट असेट्स आर अवेलेबल देयर, तो जो असेट्स थे उस असेट्स को अगर हम रियलाइज करेंगे, रियलाइज का मतलब होता है वसूल करना या बेचना। ठीक है, यहाँ पे जो भी सामान बिक रहा है वो ओल्ड बिक रहा है, ये दिमाग में रखेंगे, नया नहीं बिक रहा है। तो न्यू अगर बिकता है तो उसे सेल कहते हैं, जबकि ओल्ड बिकेगा तो रियलाइजेशन होता है कि आफ्टर रीसेल व्हाट अमाउंट वी रिसीव्ड, एंड दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, मींस वसूल कितना हुआ उससे। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ असेट्स, अगर असेट्स को बेचने से, प्रॉपर्टी को बेचने से फर्म के पास पैसे आते हैं तो उस पैसे से हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। You know, student, in the class 11th you have studied there are two types of liabilities available in a firm, in a company, in a business. There may be outside liability, there may be inside liability, या कह सकते हैं there may be external liability, there may be internal liability. So outside liability, the liability is the amount which are taken over by the outsider. Outsider may be creditor, may be bills payable, may be bank overdraft, may be bank loan. There can be outsider liability can be possible. So the outsider liability, first payment will be made to the outside payment, या outsider. ठीक है, because they are that outsider are there are no interest in that firm, उनका इसमें कोई हित नहीं था, उन्होंने अपना पैसा आपको लोन में दिया था। एक एग्जांपल ले ले, शायद आपको समझ में आ जाए कि अगर बैंक वाले ने आपको बैंक लोन दिया है और फर्म डिसॉल्व होने जा रही है तो पहला राइट बैंक लोन को ही मिलता है कि पहले बैंक लोन का पैसा आप अदा करिए, इसके बाद बचेगा तो अपना पेमेंट करिएगा, अदरवाइज जो है उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्म्स असेट्स व्हिच आर सोल्ड आउट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी यूज्ड for the payment of outside liability, that outside liability which are taken over from the outsider. Example के तौर पे creditor, bills payable, bank loan, bank overdraft, या any outstanding expense which are yet to be paid. And the step 5 अगर आप देखें तो पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ द फर्म, दो तरीके का लोन हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने ले लिया लोन, तो लोन दो तरीके का हो सकता है। एक लोन जो बाहरी लोगों से लिया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि आउटसाइड लोन। आउटसाइड लोन में क्या क्या हो सकता है सर? बैंक से लोन ले सकते हैं हम, या किसी रिलेटिव से, किसी पर्सन से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन, किसी से लोन ले लिया। और यहां पे जो लोन, दूसरा लोन है वो पार्टनर का लोन। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर ने खुद भी हमको लोन दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देयर आर two types of loan can be possible. The loan which are taken over by the outsider, that may be bank loan, that may be bank overdraft, that may be personal loan. Personal loan means which are taken over from the any relatives, any other persons अगर लिए गए हैं, किसी कंपनी से लिए गए तो वो लोन। एक ऐसा लोन जो पार्टनर का लोन है।
तो इस लोन में भी देखो, चूंकि यहाँ पार्टनर का नाम जुड़ा हुआ है, तो पहले हम इसी डेप्ट की पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? आउटसाइड डेप्ट की। और ये जो आउटसाइड डेप्ट, ये आउटसाइड लायबिलिटी में हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द पेमेंट टू द आउटसाइड लायबिलिटी, एंड इफ द बैलेंस आर रिमेन, अगर सेल आउट करने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे में से अगर हमने आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया, आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है, तो दैट amount will be used for the payment of loan and advances which are given by the partner to the firm. If any partner given loan, लिया नहीं है, फर्म को दिया है, if any partner given loan to the firm, then the remaining balance of property which are left by the payment of the outside liability को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच रहे हैं, that will be used for the payment of the loan and advances of the partners, or the amount of loan and advances which are given by the partner to the firm. Step 6, divided among the partners in their PSR. If after all the payment means outside payment कर दिया, inside payment कर दिया, बाहरी लोगों का पेमेंट कर दिया, insider liability का पेमेंट कर दिया, if there are some amount are also available where there are no use for the payment payment of the outside liability or the loan of the partner, so that amount will be distributed among the partner by following profit sharing ratio. What ratio will you follow? Profit sharing ratio. So the rest amount which are not yet to be used, अभी वो जिसका यूज नहीं किया जा सकता, हमने इसका पेमेंट कर दिया, हमने इसका पेमेंट कर दिया, so the amount which are yet to be used, that will be used for the, so that will be distributed among the partners in profit sharing ratio. तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन करके वो जो चीजों को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर मींस व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेंगे, क्या क्या अकाउंट आप ओपन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू विल ओपन फर्स्ट अकाउंट, वेरी स्पेशल अकाउंट दैट यू हैव टू यूज इन एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में आपको बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आप इससे बच जाएंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी न्यूली अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसको आप हिंदी में कहते हैं वसूली खाता, या जिसको वसूल करने के लिए आपने बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड पे आप बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। व्हाट लोन अकाउंट? पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड आफ्टर दैट partners capital account, partners capital account, and after that बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यहां दो लिखते थे जो भी हो बिजनेस में अवेलेबल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जिससे वो सेटल कर रहा है वो भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि हम फाइनल आंसरिंग चेक करने के लिए क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी टोटल हो गई थी, ये मानते थे कि हद तक जो है क्वेश्चन जो है सही है, बट अभी आपको जो है क्या बनाना पड़ेगा फाइनल में, बैंक। और कैश और बैंक अगर आपका इक्वल हो जाएगा तब आप मानेंगे आपका क्वेश्चन सही है। तो वो एक जरिया भी होता है कैश और बैंक के बैलेंस को इक्वल करने का, ताकि हमें ये पता चल पाए कि द क्वेश्चन विच आर अटेम्प्टिंग इन एग्जाम दैट इज राइट और रॉन्ग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट, इसको आप कहते हैं वसूली खाता, वसूली खाता या वसूली अकाउंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। नाउ we are going to discuss about the realization account, that is very important account, ठीक है। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आप सीखेंगे आप, चूंकि आपको जो है जो असेट्स आपके पास बैलेंस शीट में अवेलेबल उसको जो है सेल करना है। एक्चुअली आप टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा अगर हम डीप पॉइंट में जाते हैं, बीकॉम में आप सीखेंगे एक ऑक्शनर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वही आकर के आपके असेट्स और उसी की देख रेख में असेट्स और लायबिलिटीज का जो है बिकना और सेटल किया जाता है। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, वो चीज़ें आगे देखेंगे आप। अभी हम बात करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे और कैसा होता है ये, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन से नेचर का होगा बेटा, आपके पास तीन अकाउंट आप जानते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो बेटा ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। आप कह सकते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर्सनल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कौन से अकाउंट से ट्रीट करता है, नॉमिनल अकाउंट से ऑल द एक्सपेंसेस विल बी पुट इन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम विल बी पुट इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और कुछ अकाउंट्स में थोड़ा सा और वर्क करता है, चूंकि असेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रखा जाता है तो डेबिट में रखा जाएगा, लाइबिलिटीज का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रखा जाता है तो वो क्रेडिट में रखा जाएगा। ये आपने लेजर से सीखा था क्लास 11th में, ठीक है। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार है, चूंकि आपने बैलेंस शीट बना रखी है या जिस समय आपने स्टार्ट किया इसको उस समय फॉर्म में बैलेंस शीट थी, तो जो बैलेंस शीट है उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, डिसॉल्व करने जा रहे हैं।
तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे पार्टनर है, 3 पार्टनर, ए, बी एंड सी, ठीक है। ये फॉर्म आपकी जो है डिसॉल्व होने के लिए एकदम पूरी तरीके से रेडी डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आप एसेट्स को बेचने जा रहे हैं, तो हमने ये मान लिया बैलेंस शीट। अब लाइबिलिटीज भी होती है बैलेंस शीट में, असेट्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स अब आप इतने लेवल पे आ चुके हो कि आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्या लाइबिलिटीज में हो सकता है, क्या असेट्स में हो सकता है, ठीक है। हियर आर सम लाइबिलिटीज कैन बी पॉसिबल, हियर आर सम असेट्स कैन बी पॉसिबल, व्हाट अमाउंट व्हाट आइटम्स विल बी पुट इन द रियलाइजेशन अकाउंट और व्हाट विल नॉट। First of all, in the debit side, you are going to record all assets. The total assets which are record in the asset side, that will be record in the debit side of the realization account. तो to record all assets, कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है, वो हमने इस तरीके से रेड पॉइंट में ले रखा है। देखिए ध्यान से, ये जितने आइटम आपके हैं इनको आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। असेट साइड में कैश मिलता है, कैश कभी भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैंक नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी कैश नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप बैंक नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके असेट साइड में यहाँ एडवर्टीजमेंट वगैरह मिल जाएगा तो वो भी नहीं रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा यहाँ मिलता है, लेकिन कभी कभी पार्टनर्स का जो डेबिट बैलेंस होता है वो असेट साइड में आ जाता है, वो भी आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। और अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो वो लोन कहाँ दिखाएगा, असेट साइड में, ये लोन भी आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आगे हम बात करें अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की, देख लिया आपने, तो सर क्या रिकॉर्ड होगा बेटा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। गुडविल है, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही एक वर्ड में बोला जाए सर क्या रिकॉर्ड होगा क्या नहीं रिकॉर्ड होगा, तो बेटा सीक्रेट बताऊं आपको, जो आप बेच सकते हो ना उसको रिकॉर्ड करना, जो नहीं बेच पाओगे वो नहीं रिकॉर्ड होगा। गुडविल रिकॉर्ड होगी कि नहीं रिकॉर्ड होगी, बेटा गुडविल बिकती है तो रिकॉर्ड होगी, आपको पता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं बिक सकता, आपने अगर एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा कर दे वो रिकवरी नहीं हो सकती, तो आप चीजों को जो है समझ लीजिए। रिकॉर्ड और लाइबिलिटी जब करने जाएंगे तो सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक और सब कुछ रिकॉर्ड करना है, लेकिन कुछ चीजें नहीं रिकॉर्ड करनी है। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड, अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो आइटम होते हैं, पीएल अकाउंट नहीं रिकॉर्ड होगा, रिजर्व अगर कोई है तो नहीं रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमेशा मिलता है आपको लाइबिलिटी साइड में 99% केसेस में, तो ये भी आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बाकी आप सारी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान सुनिए, पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है तो नहीं रिकॉर्ड होगा, और फर्म का लोन है तो रिकॉर्ड होगा। पार्टनर ने लोन दिया, अगर यहां पे पार्टनर लोन दिया है, पार्टनर लोन गिवन है, तो सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर एक्स लोन गिवन है, तो वो एक्स का लोन यहां नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और मैं बढ़ा दे रहा हूं, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, पार्टनर्स लोन भी रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। बाकी अगर वही एक्स के जहां सुमित अमित का लोन है जो कि पार्टनर के फर्म के पार्टनर नहीं है, या बैंक लोन है, तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके बाद आपने देखा होगा डेटर के अंदर, जो यहाँ असेट्स में डेटर होता है, डेटर के अंदर प्रोविजन लगा रहता है, पीएफडी। तो ये अंदर सपोज कर लो डेटर आपका 1000 रुपए का है, और यही नीचे प्रोविजन 100 रुपए का है, और बाहर दे रहा है 900 रुपए। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, डेटर टू साइड में जाएगा, टू डेटर, और ये 100 रुपए का जो प्रोविजन है वो चला जाएगा बाई साइड में, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। सो प्रोविजन विल बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद ये जितनी भी लाइबिलिटीज यहाँ आपने रिकॉर्ड की है, जो नहीं रिकॉर्ड की उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं रिकॉर्ड, जो लाइबिलिटीज आपने रिकॉर्ड की है, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो बिल्स पेबल हो, अगर आप उनका पेमेंट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, टू बैंक, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी आप पेमेंट करेंगे कैश में तो क्या यूज करेंगे, टू बैंक। वहीं अगर असेट्स को बेचने के बाद अगर आपके पास पैसा आएगा, ये बेटा रिकॉर्ड नहीं करना है, देखो मैं कहूं तो इरेज कर दूं, यहां वो ये जो असेट्स लिखे ये नहीं रिकॉर्ड करना है, इसके छोड़ करके रिकॉर्ड करना है। वैसे यहां जो लाइबिलिटी लिखी इसको नहीं रिकॉर्ड करना है, इसको छोड़ करके रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो असेट्स को बेचने के बाद जब पैसा आएगा तो बाई बैंक होगा, ये देखिए, असेट्स को बेचने के बाद पैसा आएगा तो बाई बैंक, और लाइबिलिटी को पे करेंगे तो टू बैंक से। सीधा सीधा हिसाब है, क्रॉस चल रहा है, असेट्स बेचने पे पैसा आएगा तो बाई बैंक पे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक से, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन जब वसूली होता है, सपोज करो टेंट वेंट लगवा करके नीलामी हो रही है, तो वहां का रियलाइजेशन का जो खर्चा आता है उसका भी पेमेंट अगर आप करेंगे तो दैट इज आल्सो लाइबिलिटी, तो टू बैंक से उसका भी पेमेंट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा केस है, आपको आगे पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए, अगर आप पेमेंट करेंगे तो टू बैंक हो जाएगा। इसके बाद अगर इस लाइबिलिटी में से सपोज दैट यहां लाइबिलिटी में था क्रेडिटर, और इस क्रेडिटर को पे करने की जिम्मेदारी किसने ले लिया, यक्स ने लिया। यक्स आर रेडी टू टेक ओवर द टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म, तो पूरे क्रेडिटर की जिम्मेदारी अगर यक्स ने ले लिया,
अच्छा, अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट करते तो क्या करते? सर हम टू बैंक करते। नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? किसने जिम्मेदारी लिया? यक्स का। तो टू बैंक ना करके आप क्या लिख देंगे? टू यक्स कैपिटल। इफ एनी लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर इन द रिलेशन अकाउंट यू विल यूज टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम एज अगर किसी असेट्स, कोई असेट्स किसी को पसंद आ गया, सपोज एक फर्नीचर वाई को पसंद आ गया तो बाई वाइज कैपिटल हो जाएगा। मींस अगर लाइबिलिटी कोई लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल, कोई असेट्स लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको टोटलाइज कर देना है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जितने पार्टनर रहेंगे उनके कैपिटल में बांट देंगे। क्या फॉलो करके? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपका डेबिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। सो आई थिंक ये आज कुछ ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो we will talk for further information in the next video. ठीक है, that is enough for today. Thank you.